नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। एक एनजीओ ने आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कल से मेट्रो में आम लोग भी सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे पूरे करने के लिए नीतिगत परिवर्तन किए। साथ ही सीएम ने दावा किया है कि 2 वर्षों में राज्य में आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ी है। महासचिव बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी फरवरी के दूसरे हफ्ते में लखनऊ आ सकती हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली में शामिल होने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर रोपड़ जेल भेजा गया है। मुख्तार अंसारी पर पंजाब के बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। बागपत में हत्या के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एडीजी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों आरोपियों पर एक युवक को घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप था। प्रतापगढ़ में वकीलों ने पुलिस लाइन गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी को भी वकीलों ने पीट दिया। पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर अपराधी मोनू भदौरिया के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। कानपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और उसकी जेब में रुपए और बाइक लूटकर फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की के एक होटल में देर रात युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक विशाल त्यागी और प्राची त्यागी यूपी के सहारनपुर के निवासी थे। पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के घाटमपुर में युवक को गाली देने का विरोध करने पर जानलेवा साबित हो गया। दबंगों ने पहले तो उसे जमकर पीटा, फिर घायल अवस्था में कुएं में फेंककर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव में दारोगा का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गंगा घाट कोतवाली का है, जहां पर तैनात इंस्पेक्टर सुबोध कुमार घूस लेते नजर आ रहा है। अभी तक दारोगा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बदायूं रोड पर पुलिस का कारनामा देखने को मिला। आरोप है कि 6 दिन पहले चेकिंग के दौरान पुलिस ने जिस चीनी और मैदा से भरे लोडर टेम्पो को पकड़ा था, लेकिन रिश्वत न मिलने की वजह से चालान कर दिया और शांति भंग करने की धाराओं में टेम्पो के चालक और परिचालक को जेल भेज दिया। शामली में अज्ञात चोरों ने घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर लाखों की कीमत के जेवरात के साथ 53,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आदमखोर के आतंक के चलते संबल के गुन्नौर इलाके के लोग खौफ में जी रहे हैं। बता दें कि 1 महीने के अंदर आदमखोर 2 बच्चों की जान ले चुका है। गुरुवार को माता पिता के सामने खेत से 2 मासूम भाइयों को आदमखोर उठा ले गया था। चीख पुकार पर ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बच्चों को आदमखोर से छुड़ाया। झांसी में हाट के मैदान के भीषण आग लग गई। आग की चपेट में एक ढाबा भी आ गया, जो चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आगरा में एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। संबल में एक गाड़ी ने स्कूल जाते वक्त 2 बच्चों को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों बच्चे घायल हो गए। घटना रजपुरा बहजोई बाईपास रोड की है। 26 जनवरी को लेकर कासगंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पिछले साल 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया था। इसी को देखते हुए कासगंज और आसपास के जिलों में भारी संख्या में फोर्स बल तैनात कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर मथुरा में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान गेस्ट हाउस और होटलों में भी चेकिंग की गई।
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज से लेकर 31 जनवरी तक उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के निदेशक एसके सिंह ने हाई अलर्ट के मद्देनजर एयरपोर्ट में विजिटर्स के प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकाली गई तिरंगा बाइक यात्रा का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। यूनिवर्सिटी ने इस मामले में 2 छात्रों को नोटिस दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र नेता ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर पूरे मामले को संज्ञान में लेने की गुहार लगाई है। नोएडा में सालों से अपने घर के लिए परेशान होम बायर्स ने बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद उन्हें घर दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। औरैया में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। ये जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस रैली में जिलाधिकारी समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। औरैया में प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यहाँ छात्राएं पढ़ाई की जगह मिड डे मील बनाती हैं। वहीं जब इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसोइये की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चों का सहयोग लिया जा रहा है। हरदोई में जाम के झाम से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि यहां फुटपाथ पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि जल्दी समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 2 करोड़ का बजट मिलने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने साड़ी और सूट की खरीदारी में क्वालिटी से समझौता होने का आरोप लगाते हुए मंत्री रेखा आर्या से शिकायत की है, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने जांच की बात कही है। बांदा में लखनऊ से पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों ने ओवरलोड ट्रकों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इन ट्रकों को अवैध खनन के जरिए ओवरलोड कर ले जाया जा रहा था। संबल में 7 दिन से पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। दरअसल पोस्ट ऑफिस की कनेक्टिविटी खराब है, जिसकी वजह से कार्यालय में 7 दिन से काम ठप पड़ा है। अमरोहा के डीएम ने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल यहां 11 साल की बच्ची के हाथ कट गए, जिसके बाद वो पिता के साथ डीएम के पास पहुंची, जहां डीएम ने रेड क्रॉस संस्था से उसकी आर्थिक मदद करने के साथ साथ उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाया। मऊ में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय परिसर में बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत विजेता खिलाड़ियों को डीएम ने सम्मानित किया। मैनपुरी के बेबर कस्बे में लगने वाला ऐतिहासिक शहीद मेला शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाला शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तरकाशी जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही उन्होंने जिले में अपनी प्राथमिकताएं भी तय की हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जोर दुर्घटनाएं रोकने, नशे पर अंकुश लगाने और जनसंवाद को बढ़ाने पर रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सुरक्षा बटन और शिकायत पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने की। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अहम बताया। काशीपुर सर्किल में बिजली लाइन शिफ्टिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि लाइन शिफ्टिंग के मामले में लाखों के बारे न्यारे किए गए हैं। अब इस मामले में कई अधिकारियों के निलंबन की भी संस्तुति की गई है। रुड़की में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहां एक घरेलू गैस सिलेंडर को 800 से लेकर 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका खुलासा लंडोर क्षेत्र में पुलिस ने किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो भी अवैध तरीके से इस तरह का कारोबार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में 70वें गणतंत्र दिवस की राजपथ पर होने वाली भव्य परेड में उत्तराखंड की झांकी में इस बार अनासक्ति आश्रम की झांकी को शामिल किया जाएगा। यह उत्तराखंड के साथ ही बागेश्वर के लिए भी गौरव का विषय है। कोटद्वार की नवनिर्वाचित मेयर हेमलता नेगी ने नगर निगम बनने के बाद प्रशासनिक कार्यकाल में जारी किए गए 4 करोड़ 80 लाख के टेंडरों को निरस्त कर दोबारा से टेंडर जारी किए जाने की मांग की है। मेयर समेत पार्षदों का आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लगने से पहले भरे गए 54 टेंडरों में फर्जीवाड़ा किया गया है। नगर निगम रुड़की में राज्य का पहला सिटी लाइवलीहुड सेंटर यानी सीएलसी स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए मुख्य नगर अधिकारी ने नगर परियोजना विभाग को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
पौड़ी गढ़वाल में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए थे, लेकिन मीटर में गड़बड़ियों के कारण अब ये सरकार और विभाग के लिए आफत बन गए हैं। लोग पानी के लंबे चौड़े बिल से परेशान हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर प्रकाश पंत ने संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कोटद्वार में प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने खुद ही सड़क का निर्माण कर दिया। गांव की महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्ग सभी ने रोज 8 घंटे श्रमदान कर पहाड़ों को खोदकर रास्ता बना दिया। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रामीण इस रास्ते का उद्घाटन का जश्न मनाएंगे। कुंभ में बीजेपी सांसद और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पहुंची। यहां उन्होंने गंगा सफाई को लेकर एक अनूठी नृत्य नाटिका पेश की। हेमा मालिनी को देख वहां मौजूद सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। प्रयागराज कुंभ में गणतंत्र दिवस पर भव्य नजारा दिखेगा। संगम तट के साथ ही 13 अखाड़ों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। इस बार कुंभ में भक्ति के साथ देशभक्ति की भी बयार दिखेगी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्र ने देहरादून के हर्रावाला में रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिवेंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मसूरी में आज सुबह सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिससे मसूरी समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इससे पहले मसूरी में 22 जनवरी को बर्फबारी हुई थी। नैनीताल के कई इलाकों में 2 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि आलू की खेती और सेब की बागवानी के लिए मौसम वरदान माना जा रहा है। चमोली में बारिश और बर्फबारी अब परेशानी का सबब बन गई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ के कई गांवों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं ठंड के चलते नलों में पानी जम गया है, जिसकी वजह से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बीच एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। यहां के त्रिजुली नारायण में बर्फबारी के बीच बाराती पैदल ही निकल गए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं, जिसके चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में भी मौसम यूं ही बना रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह और गणतंत्र दिवस की परेड में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 26 जनवरी की दोपहर तक कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली आने वाली सभी प्राइवेट गाड़ियों की भी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। परेड के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी, लिहाजा इसके लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। डीटीसी और दूसरी बसों को दूसरे रास्तों से जाना होगा। परेड रूट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग और रूट डाइवर्ट करने के अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सेना ने अपने हाथ में ले ली है। विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजपथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और एनएसजी की टीम संभालेगी। राजपथ के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी राजपथ पर पहरा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए भी 6000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग आराम से गणतंत्र दिवस समारोह मना सकें, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का आनंद उठा सकें। साथ ही अगर किसी ने इस समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात इसरो की एक और उड़ान की, जिसके जरिए इसरो ने दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर नया कीर्तिमान बनाया है। छोटे सैटेलाइट की ये बड़ी उड़ान है। इसरो का ये नया कीर्तिमान है। डॉक्टर कलाम को ये अद्भुत श्रद्धांजलि है। स्टूडेंट के हौसले को सलाम है।
आसमान में हर एक उड़ान के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नए नए कीर्तिमान हासिल करती जा रही है। गुरुवार को भी दुनिया ने एक बार फिर भारत का अंतरिक्ष में उस वक्त दम देखा जब दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट V2 को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। छोटी सैटेलाइट की बड़ी सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का यूं खुश होना लाजमी है, क्योंकि इसरो ने देर रात जो किया है उसके प्रकाश से पूरी दुनिया अचंभे में है। इसरो ने इस बार PSLV-44 लॉन्च व्हीकल के जरिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। लॉन्च हुए सैटेलाइट का नाम कलाम सेट V2 और माइक्रोसेट आर है। 1.26 किलोग्राम का कलाम सेट V2 दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। कलाम सेट V2 का निर्माण स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों ने किया है। स्पेस किड्स के छात्रों ने कलाम सेट को महज 6 दिनों में तैयार किया है। कलाम सेट को बनाने में छात्रों ने महज 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई की एक स्पेस एजुकेशन स्टार्टअप फर्म है। कलाम सेट का इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। कलाम सेट नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसरो ने कलाम सेट को लॉन्च करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया है। इसरो की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्हें ट्वीट किया है, हमारे स्पेस वैज्ञानिकों को PSLV की एक और सफल लॉन्चिंग के लिए दिल से बधाई देता हूं। इस लॉन्चिंग के साथ कलाम सेट को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, जिसे भारत के प्रतिभावान छात्रों ने बनाया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर K सिवन ने भी लॉन्च के बाद कलाम सेट बनाने वाले छात्रों को बधाई दी और उन्हें स्पेस किड कहा है। Satellite built by the Space Kids of India, which is the startup by students headed by Madam Srimati Kesan, is really built this particular satellite, Kalam Sat. कलाम सेट की सफल लॉन्चिंग के बाद डॉक्टर K सिवन ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गगनयान की भी चर्चा की और कहा कि हम उस मिशन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। Under the directorship, this Mr. Hutton is going to run the Gaganyaan program, and he promised me that he will be having the first flight by December 2020, and the second flight he said he will have it by July 2021, so that he will carry man in his vehicle by 2021 December. मुख्य काम अब गगनयान पर है, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये इसरो के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी R हटन को दी गई है, जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि दिसंबर 2020 तक इसकी पहली उड़ान होगी, जिसके बाद 2021 दिसंबर में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साफ है, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के सपनों की उड़ान अब गगनयान पर सवार है, जिस ख्वाब की ताबीर दिसंबर 2021 में होगी, जब एक भारतीय मेड इन इंडिया स्पेसशिप के जरिए अनंत आसमान की ओर जाएगा और दुनिया भर में भारत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।